गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स। इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपको पॉलिटी की क्लासेस तो मिल ही रही हैं और आने वाले फ्यूचर में आपको ज्योग्राफी और इसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस भी मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले न्यूज़ क्या है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा। अभी तक आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता था, धनतेरस वाले दिन, जिस दिन धनतेरस होता था उस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। लेकिन अब से 2025 से हर साल 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो आयुर्वेद दिवस हर साल 2025 से कब मनाया जाएगा, 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अब इसकी थीम क्या है, जो 2025 है, इस 2025 की थीम क्या है। तो थीम है लोगों और गृह के लिए आयुर्वेद। ये ध्यान रखना है, ये 10वां होगा, ये 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इससे सबसे पहला कब मनाया गया था, 2016 को मनाया गया था पहला। लेकिन पहला क्या डिसाइडेड था कि ये धनतेरस वाले दिन, जिस दिन धनतेरस होता है, धनवंतरी जिसे बोलते हैं, उस दिन मनाया जाता था। लेकिन अभी इसमें विश्व में पहचान देने के लिए इसको क्या कब मनाया जा रहा है, इसकी एक डेट फिक्स कर दी गई है, 23 सितंबर। ये एक क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2016 में क्या हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 2016, आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2014 में। तो उसी स्थापना के बाद पहली बार कब मनाया गया था, 2016 में मनाया गया था। लेकिन 2016 में धनतेरस वाले दिन मनाया गया था। और अब पहली बार कब मनाया जाएगा, एक निश्चित तिथि दे दी गई है, 23 सितंबर, 23 सितंबर। इससे क्या होगा कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 से जारी एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ये अधिसूचित किया गया है कि इससे पहले आयुर्वेद दिवस धनवंतरी यानी कि धनतेरस के दिन मनाया जाता था। और अब क्या एक निश्चित डेट मिल गई है, कौन सी है निश्चित डेट, 23 सितंबर। और ये कौन सा होगा, ये 10वां आयुर्वेद दिवस होगा। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानेट। क्या देखा अभी आपने, लोगों और गृह के लिए आयुर्वेद, ये इसकी 2025 की थीम है। 9वां कब मनाया गया था, तो 9वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था, 2024 में। तो जो 2024 में मनाया गया था वो धनतेरस वाले दिन ही मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आयुष मंत्रालय कब हुआ था इसका गठन, 9 नवंबर 2014 को। 14 को गठन हुआ था, लेकिन पहला 2016 को मनाया गया। तो पहला कब मनाया गया, 2016 को। और इसकी थीम क्या थी, मधुमेह मिशन। इसकी थीम मधुमेह मिशन थी। अब क्या होगा इससे, 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस क्या मनाया गया कि आयुष मंत्रालय ने क्या किया है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा के सहयोग से 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया। इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, इनका नाम याद होना चाहिए, श्री प्रताप राव जाधव जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जैसे इस तरीके से बात करना संकेत के माध्यम से, जिससे कि जो लोगों को बोल नहीं सकते, बधिर लोग होते हैं, वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके लिए क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये भी 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, पहले क्या है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर लोग कौन से होते हैं, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बधिर लोगों के मानवाधिकार, जो सुन नहीं पाते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो वो संकेत के माध्यम से देख के समझ पाएंगे। साकार करने के लिए सांकेतिक भाषा के महत्व को जागरूकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया था। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और कब से पहली बार कब मनाया गया था, 2018 में मनाया गया था पहली बार। और इस तारीख से इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1951 में विश्व बधिर महासंघ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ की स्थापना हुई थी। जो 23 को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1951 में इसी दिन जो ये फेडरेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए इसी दिन को चुना गया इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, कि ये अपना कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मान्यता कब मिल गई, 2017 में मिल गई। लेकिन पहला कब मनाया गया,
पहला बनाया गया 2018 में, 23 सितंबर 2018 को पहला मनाया गया। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर अमोघ फ्यूरी अभ्यास किया। कहाँ पर किया? तो राजस्थान के जो थार एरिया है वहां पर किया गया। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ पर किया गया? राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। और किस लिए किया गया? कि कभी वास्तविक ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस समय तत्पर रहने के लिए, तैयार रहने के लिए ये अभ्यास किए जाते हैं। तो क्या हुआ है? भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने कहा राजस्थान के थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ फ्यूरी नामक एक प्रमुख एकीकृत फायर पावर अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास क्या है? कि वास्तविक अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां में सेना की युद्ध क्षमता कैसी होगी, समन्वय कैसा होगा, परिचालन की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए किया गया। तो मेन यहाँ पर यही है कि इसका उद्देश्य क्या था कि अगर कोई भी वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है तो किस तरीके से सेना परफॉर्म कर पाएगी, उसको देखने के लिए कि उनका समन्वय कैसा रहा, उनकी क्षमता कैसी होगी, परिचालन की तैयारियां क्या होंगी, इन सब का परीक्षण के उद्देश्य से ऐसा किया गया। तो यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान बॉर्डर पर, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने त्रिपुरा के 500 साल पुराने त्रिपुरेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर ऐसा नहीं है कि नया मंदिर बना है, इस मंदिर का पुनर्विकास किया गया था, यहाँ पर रिनोवेशन कराया गया था। उसके बाद ये बहुत पुराना मंदिर है। कितना पुराना है? 500 साल पुराना मंदिर है। तो ये 500 साल जो पुराना मंदिर है, इसका पुनर्विकसित मतलब दोबारा से इसका रिनोवेशन कराया गया। ये त्रिपुरेश्वरी मंदिर है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा किया गया। और ये ध्यान रखना, ये त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा के कहाँ पर है? त्रिपुरा के गोमती जिले में स्थित है। कौन से? गोमती जिले में स्थित है। कब किया है? 22 सितंबर 2025 को किया है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो इसके वहाँ के लोकल निवासी होते हैं वो लोग क्या कहते हैं? मातावाड़ी या फिर त्रिपुरेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो इसे मातावाड़ी के नाम से या फिर त्रिपुरेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर हो या मातावाड़ी मंदिर हो या माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो, एक ही मंदिर की बात हो रही है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। कौन से जिले का है? गोमती जिले का है। इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। ये तो बता ही दिया कि इसका सौंदर्यीकरण किया गया, पुनर्विकास हुआ, रिनोवेशन हुआ इसका। और सरकार की प्रसाद योजना जो होती है उसके द्वारा तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, ये जो तीर्थ प्रसाद योजना है, इसके तहत कितना 52 करोड़ से भी अधिक लागत से ये किया गया है। और ये मंदिर क्या है? भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये ध्यान रखना है, ये जो मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इसके जो ऐसा मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना चरण गिरा था, ऐसा माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ये मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा धन माणिक्य ने कराया था। कब? 1501 में। महाराजा धन माणिक्य ने 1501 में इसका निर्माण कराया था। और यह कछुए की पीठ के आकार का बना होता है, इसीलिए इसे कर्मपीठ के नाम से, कर्मपीठ भी कहते हैं या कर्मपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो परिसर थे, परिसर में बहुत सारी विशाल लॉबी थी, दुकानें थी, बहुउद्देशीय हॉल था, ये सारी चीजें भी वहां पर थी। इससे क्या होगा कि तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया? 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री ईटानगर में कितना 3700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अब इन परियोजनाओं के नाम क्या है? तो पहली है हियो जल विद्युत परियोजना, जिसकी 240 मेगावाट है क्षमता। और दूसरी है तातो या फिर टाटो, ये जल विद्युत परियोजना है जिसकी जो क्षमता है 186 मेगावाट है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के सियोम उपबेसिन में है। प्रधानमंत्री तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, क्या? एक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी। सीमावर्ती जिले तवांग में 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित
ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक महोत्सवों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में काम करेगा। ये जो कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी गई, ये एक बड़ा हॉल होगा जहां पर सारे ये जो कार्यक्रम है वो हो सकेंगे, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। और क्या होगा कि 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी करने, 1500 से भी ज्यादा लोग उसमें आ सकते हैं, उनकी मेजबानी की जा सकती है। तो ये इससे क्या होगा कि पर्यटन और सांस्कृतिक संभावना में सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो गुजरात का चौथा सौर गांव बना। अभी क्या है, एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसके तहत ये क्या है, ये चौथा बन गया है। क्या, धोरडो जो गुजरात का एक गांव है वो चौथा गांव हो गया जो सौर ऊर्जा से चल रहा है। देख लेते हैं इसके बारे में कि गुजरात के कच्छ जिले में, कौन से जिले का है ये, कच्छ जिले का है। गांव का नाम क्या है, धोरडो गांव। सतत ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। ये गांव अब राज्य का चौथा, इससे पहले इसी राज्य के कितने हो चुके हैं, 3, ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह से किससे संचालित होगा, सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और धोरडो, जिसे UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी घोषित किया था, अब नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में भी ये एक उदाहरण बन गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को 20 सितंबर 2025 को भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि गुजरात का है, ये कच्छ जिले का है, गांव का नाम क्या है, धोरडो। और ये कौन सा गांव बन गया है, इसी जिले का कौन सा चौथा गांव बन गया है, राज्य का, सॉरी जिले का नहीं, इसी राज्य का चौथा गांव बन गया है। अब इससे पहले के 3 गांव कौन से थे, चौथा तो ये बन गया है। तीसरा, पहला कौन सा था, मोडेरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, महसाना जिले में है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, अक्टूबर 2022 में ये बना था। सुखी खेड़ा जिला का, और मसाली बनासकांठा जिला का, कहाँ का है, मसाली बनासकांठा जिले का। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये धारडो बना है ये चौथा बना है, इससे पहले गुजरात के ही 3 थे, जो पहला बना था वो था मोडेरा महसाना जिले में, और ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव था, लेकिन भारत का तो था ही, गुजरात का भी पहला ये गांव था। तो ये उपलब्धि गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व को और मजबूत करती है। शुरुआत कब हुई थी, ये जो योजना है, इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी, 13 फरवरी 2024 को शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि घरों में सौर पैनल लगाए जाएं ऊपर सौर ऊर्जा के लिए, और उससे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सब्सिडी मिलती थी परिवारों को, किससे, क्या मिलेगी, योजना के तहत परिवारों को सौर पैनल लगाने के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसका लक्ष्य क्या है, ये ध्यान रखना है, 2027 तक 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर ऊर्जा से जोड़ना है। और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है, 2030 तक 500 गीगावाट, 2070 तक नेट जीरो। जो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है वो ध्यान रखना है, 2030 तक 500 गीगावाट और 2070 तक नेट जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अहिल्यानगर रख दिया गया। अहमदनगर कहाँ है, महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहाँ है, महाराष्ट्र में। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। तो ये किसने, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम, आधिकारिक नाम अब क्या हो गया, अहिल्यानगर कर दिया गया है। अब अहिल्यानगर ये नामकरण लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, उनको सम्मान देने के लिए ये नाम रखा गया है, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला शासकों में से एक मानी जाती है। ये परिवर्तन अहमदनगर जिले के हाल ही में नाम बदलने के अनुरूप है और भारत की स्थानीय विरासत के संरक्षण के प्रति बढ़ती सार्वजनिक भावना को भी दर्शाता है। अब ये कौन थी, अहिल्याबाई होलकर कौन थी, तो 1725 से 1795 तक मराठा साम्राज्य के होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी थी। उन्हें उनके दयालु शासन, प्रशासनिक कुशलता और मंदिर निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है। वो जन कल्याण, महिलाओं के अधिकार और आध्यात्मिक वास्तुकला की प्रेरक थी। उनके शासनकाल में इंदौर एक समृद्ध शहर बन गया और उनका योगदान न्याय, ईमानदारी और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अहिल्याबाई जो होलकर थी वो कौन थी, तो वे होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी थी, ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि ये अहमदनगर कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है, और अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या दे दिया गया, अहिल्यानगर रख दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये अनाउंस तो पहले ही कर दिए गए थे, लेकिन 23 तारीख को बांटे गए हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ पर, विज्ञान भवन में।
इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसको किसको दिया गया? शाहरुख खान, आपको पता ही होगा, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर, इसके शाहरुख खान के साथ साथ विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो इनके इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो भी यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसको दिया गया? वो दिया गया मोहनलाल जी को। किसके लिए दिया गया? 2023 के दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए दिया गया। 2023 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो इनको दिया गया था। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है उसकी शुरुआत हुई थी 19। तो देख लेते हैं सबसे पहले बेस्ट हिंदी फिल्म किसको, कौन सी है? बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री। और बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? 12th फेल। बेस्ट एक्टर दो हैं, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को जवान के लिए और 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। दादा साहब फाल्के अभी मैंने आपको बताया मोहनलाल को मिला है 2023 का। और बेस्ट डायरेक्शन किसको मिला है? सुदीप्तो सेन को मिला है द केरल स्टोरी के लिए। इनकी जो मूवी है द केरल स्टोरी, इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन का जो अवार्ड है वो सुदीप्तो सेन को मिला है। अब यहाँ पर ये चार, इनसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ये ध्यान रखना। ये जो इंपॉर्टेंट है, तेलुगु फिल्म, गुजराती फिल्म, तमिल फिल्म, मलयालम फिल्म और कन्नड़ फिल्म। तो बेस्ट तेलुगु फिल्म कौन सी है? भगवंत केसरी। बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? भगवंत केसरी को। गुजराती फिल्म वश को मिला है। और तमिल फिल्म कौन सी है? बेस्ट पार्किंग। और बेस्ट मलयालम उल्लू झुक्कू। और बेस्ट कन्नड़ फिल्म कौन सी है? द रे ऑफ होप। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो लैंग्वेज वाले हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं इसलिए। अब इसके अलावा जो सिंगर है वो भी ध्यान रखना है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव, कौन सा सॉन्ग था? छलिया, जवान मूवी का। और बेस्ट मेल सिंगर कौन है? PVNS रोहित, क्या नाम है इनका? प्रेमिस थुन्ना। कौन सा? बेबी, तेलुगु के लिए। और सिनेमेटोग्राफी के लिए द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी किसको मिला है? केरल स्टोरी को मिला है। बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है ढिंडोरा बाजेरे। इसके अलावा बेस्ट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर सैम बहादुर को मिला है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बेस्ट पॉपुलर फिल्म छूट गया था, ये ध्यान रखना है। जो इंटरटेनमेंट में बेस्ट पॉपुलर फिल्म हुई है वो हुई है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। लेकिन जो बेस्ट यहाँ पर एक फीचर फिल्म आई है वो कौन सी है? 12th फेल। और बेस्ट हिंदी फिल्म तो कटहल। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों मूवी याद रखना है। ये एंटरटेनमेंट में, और ये बेस्ट फीचर फिल्म में, और ये बेस्ट हिंदी फिल्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयुष्मान भारत क्या है? ये एक हेल्थ परियोजना है, स्वास्थ्य परियोजना है, जिससे क्या फ्री इलाज किया जाता है। किसका? परिवार के सदस्यों का। तो प्रति परिवार कितने का मिलता है? 5 लाख रुपए का कवर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अपना जो इलाज है वो फ्री में कराया जा सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसके कितने साल, 2000 ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। तो इसको अभी कितने साल कंप्लीट हो गए? 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो जिस वजह से ये अभी न्यूज में आ गई है, तो इसको ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत है क्या? एक स्कीम है, हेल्थ की स्कीम है। शुरू कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग, वंचित परिवारों को इसमें कवर करने की कोशिश की गई। और स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, इससे इलाज फ्री में कराया जा सकता है। इसके 7 साल पूरे हो गए। और यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, और आया भी है इससे पहले क्वेश्चन, कि प्रति परिवार है या प्रति व्यक्ति है? तो प्रति परिवार है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भारत के तमिलनाडु में लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया। ये फेलोरोप लाल गर्दन वाला क्या है? एक पक्षी है। कहाँ देखा गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। ये कहाँ पर है? ये तिरुप्पुर में है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? ये अपने चलने की, तैरने की अनोखी शैली के कारण फेमस है, तो इसीलिए ये देखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलारोपस लोबाटस। ये ध्यान रखना है। इसका ये पक्षी वैज्ञानिकों और वन जीव प्रेमियों की भी चुस्सा का विषय क्यों बन गया है? क्योंकि ये अपनी गोलाई में तैरने की अनोखी शैली और प्रजननकालीन चमकीले रंगों के कारण पहचाना जाता है। भारत में इसकी उपस्थिति बहुत कम देखी जाती है, जिससे ये अवलोकन पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है BBNJ ट्रीटी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि 17 जनवरी 2026 से क्या होगा? ये ट्रीटी लागू हो जाएगी। कितने देशों ने की है? 60 देशों ने की है। 60 देशों ने ये पुष्टि की है। तो ये 17 जनवरी 2026 से
लागू हो जाएगी, इसीलिए ये चर्चा में है। अब ये है क्या? तो ये एक मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, जो नेशनल जुरिडिक्शन होता है उससे आगे के एरिया को किसके लिए यूज करने के लिए, देख लीजिए क्या है कि समुद्री जीवन की रक्षा की जा सके, सतत उपयोग को बढ़ावा मिल सके, महासागरीय संसाधनों को और मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले लाभों को न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित हो सके, महासागर गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन को मानकीकृत करना। तो BNJ जो संधि है उसका जो मेन पर्पज है वो यही है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। बट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कब से लागू हो रहा है, तो ये लागू हो रहा है 17 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।